हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में 14 चैप्टर के हमने आर्बिट्राज देखा था, कैसे वर्क करता है और आर्बिट्राज के वजह से हाउ द एक्सचेंज रेट इन टू प्लेसेस इक्वेट, मीनिंग दोनों जगह पर एक्सचेंज रेट सेम हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज रेट एंड बीओपी का क्या रिलेशनशिप है हम वो देखेंगे। We can examine the relationship between exchange rate and nation's BOP with figure 14.2. So this is the figure. मैंने ऊपर से आपको BOP का मतलब लास्ट वीडियो में समझा दिया था, डेफिसिट कब होता है, सरप्लस कब होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे हम लोग थोड़ा इन डिटेल देखेंगे। वैसे BOP का चैप्टर 13th चैप्टर है, सो इसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मैं BOP का चैप्टर कवर करूँ, सो आप देन लिंक करके देख सकते हो। विच इज़ आइडेंटिकल टू फिगर 14.1, सो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिमांड था, ये सप्लाई है। जो ओरिजिनल आपका ग्राफ था वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे एक नया डिमांड इन्होंने ड्रॉ किया है, डिमांड कर्व। तो वो क्यों ड्रॉ किया है हम वो देखेंगे। एक्सेप्ट फॉर द एडिशन ऑफ न्यू डिमांड कर्व फॉर यूरोज, दैट इज़ डी डैश, जो मैंने अभी दिखाया। We have seen in chapter 13 that US demand for euros arises from US demand for imports of goods and services from European Union, from US unilateral transfers to European Union, and from US investment in European Monetary Union. So demand कब कब करता है, देखो एक तो चीज़ हमने अभी US कब यूरो डिमांड करेगा, जब वो इंपोर्ट करना चाहता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो एक मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में, एक होता है करंट अकाउंट, बीओपी में एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, दो चीज़ें आती है, रिसीट एंड पेमेंट्स। तो इम्पोर्ट कब करेगा, जब वो पेमेंट करना चाहता है। तो वो यूएस पर्सन जो है, यूएस डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक कब फॉरेन का जो करेंसी है वो डिमांड करेगा, जब वो इंपोर्ट करना चाहता है गुड्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, या जब यूएस यूनिलैटरल ट्रांसफ़र करना चाहता है यूरोपियन यूनियन को। अब यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स क्या होता है, कभी कोई गिफ्ट्स में दे दिए, गिफ्ट्स में हम लोग पैसे देते हैं, या एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रांसफ़र पेमेंट्स जिसे हम बोलते हैं। वो ट्रांसफ़र पेमेंट करने के लिए अगर यूएस कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, डीड्स हो गए, गिफ्ट्स, मैं वही वर्ड सोच रही थी, डीड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हो आप पैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो जैसे हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, कवर देते हैं पैसों के, तो वैसे ही यूएस क्या करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन को गिफ्ट देना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो डिमांड करेगा यूरो का। एंड फ्रॉम यूएस इन्वेस्टमेंट इन यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन में, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, यूरो का डिमांड करोगे, राइट। तो ये सारी डिमांड कब कब होती है, एक हमने देखा इंपोर्ट्स के टाइम पे, दूसरा जब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, एंड थर्ड जब इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारे टाइम पे क्या होता है, यूएस पर्सन जो है वो डिमांड करेगा क्या, यूरो। अब इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल आउटफ्लो, जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे यूरोपियन यूनियन में, तो कैपिटल आउटफ्लो होगा यूएस से। कैपिटल आउटफ्लो क्यों होगा, अच्छा इस बात को है ना सिंपल टर्म्स में समझते हैं। एक कंट्री है, ये करेंसीज छोड़ दो, डिफरेंट करेंसीज है वो छोड़ दो, ऐसे समझो कि एक ही करेंसी चल रही है। अगर ए कंट्री बी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो पैसे यहाँ पे लगा रहा है बी कंट्री में, तो यहाँ से सारा जो कैपिटल यानी पैसे जितना भी होगा वो आउटफ्लो हो जाएगा, यहाँ से निकल के बी में जा रहा है ना। तो कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल यानी मनी कैपिटल,
यहाँ पे मनी कैपिटल की बात हो रही है। तो पैसे क्या हो रहे हैं, पैसे आउटफ्लो हो रहे हैं। कहाँ से आउटफ्लो हो रहे हैं, ए से, और इनफ्लो कहाँ पे हो रहे हैं, बी में, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। These are autonomous debit transaction of US that involve payment to European Union. अब ये autonomous debit transaction क्यों है? देखो, जब हम BOP पढ़ते हैं, BOP में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक ऑटोनॉमस अकाउंट होता है, एक अकोमोडेटिंग अकाउंट होता है। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कब किया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ये ट्रांजैक्शन होंगे, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। अब इसको सिंपल टर्म्स में अगर समझे, आपका इनकम है, इनकम हमने देखा है, आपने जब कंजम्पशन फंक्शन देखा होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, C = CA प्लस MPC वैल्यू BY, B यहाँ पे आपका MPC वैल्यू है, CA यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या, जब मेरा इनकम ज़ीरो है तब मैं कुछ कंजम्पशन ऑब्वियसली करूँगी, क्योंकि वो बेसिक कंजम्पशन है मेरा। मैं ऐसे तो नहीं है कि जब मेरा इनकम ही नहीं है, कुछ भी इनकम नहीं है, मैं कुछ कमा भी नहीं रही हूँ, फिर भी कुछ कंजम्पशन भी नहीं कर रही हूँ। ज़ीरो कंजम्पशन तो होगा नहीं, खाना पीना कपड़े थोड़े बहुत, और फिर थोड़ा रहने की जगह, इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें तो खर्चा होगा। तो वो 500 समझो वो खर्चा है, तो इसे ऑटोनॉमस कहते हैं। अब ये ऑटोनॉमस की बात आप, मैं यहाँ पे ये क्यों समझा रही हूँ कि आप ये कंजम्पशन कर रहे हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। आपका इनकम है नहीं है इसका हम लोग को परवाह नहीं है, लेकिन आप कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही चीज़ यहाँ पे ऑटोनॉमस आ जाती है। जो भी आपका करंट अकाउंट में आता है, BOP के करंट अकाउंट में आता है, वो सारा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग होता है। जैसे कि इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हो गए गुड्स एंड सर्विसेज के, फिर यूनिलैटरल पेमेंट ट्रांसफर्स हो गए, इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो इन्वेस्टमेंट पे, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आती है, तो वो ऑटोनॉमस होती है। दूसरा अकोमोडेटिंग होता है कि आप करंट अकाउंट में डेफिसिट या सरप्लस हो गया तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो चीज़ें कर रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि आपका इनकम जो है, इनकम मैंने कुछ लिया था 100 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़ का कुछ आपका, नहीं 100 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है, 80 रुपीज़ का आपका इनकम है, 20 रुपये आप बोरो कर रहे हो। तो वो 20 रुपये आपने बोरो क्यों किए, क्योंकि आपका डेफिसिट था, तो इस रीज़न के वजह से आपने बोरो किया। तो ये कैपिटल अकाउंट हो गया कि आप अकोमोडेटिंग हो गया, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि आपको ये 20 रुपये बोरो करने पड़ेगी, किस वजह से करने पड़े, किसी वजह से करने पड़े, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें आप FTI है, FPI है, वो सारी चीज़ें हम लोग BOP में कवर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम अकोमोडेटिंग कहते हैं। तो दीज आर ऑटोनॉमस डेबिट ट्रांजैक्शन। कौन से, जो मैंने अभी बताया कि डेबिट डिमांड जिससे बढ़ता है, डिमांड या फॉर दैट मैटर सप्लाई भी यहाँ पे आ जाता है। जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हो, जब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी की बात होती है तो वो भी ऑटोनॉमस में आता है। तो अब यहाँ पे मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं कि जब भी हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं या हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब्रॉड में, तो इसके लिए हमारा डिमांड फॉर करेंसी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। और ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आती है। और करंट अकाउंट कैसा है मैंने अभी बताया, वो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कहलाता है। करंट अकाउंट में जितने भी चीज़ें हैं। ऑन दी अदर हैंड सप्लाई ऑफ यूरोज, सप्लाई कब कब होगा, सारे का ऑपोजिट। एक्सपोर्ट्स जब करना चाहते हो, जब आप एक्सपोर्ट करोगे, कुछ चीज़ बेचोगे यूरोपियन यूनियन को, तो वो आपको पेमेंट करेगा। जब वो यूरो का पेमेंट करेगा, यानी वो यूरो हमें देगा तो यानी यूरो का सप्लाई हो रहा है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू यूरोपियन यूनियन, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव्ड फ्रॉम यूरोपियन मॉनेटरी, उन्होंने हमें कवर दिया है,
उन्होंने यूरो के नोट्स डाल के हमें कवर दिए, तो यूरो का सप्लाई हमारे पास आया। एंड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट इन यूएस, अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं, तो उसका मतलब यूरो का सप्लाई होगा। अब उस केस में क्या होगा, यूएस के लिए कैपिटल इनफ्लो होगा टू यूएस। दीज आर द ऑटोनॉमस क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वो ऑटोनॉमस डेबिट ट्रांजैक्शन था, क्योंकि करंट अकाउंट में जैसे मैंने बोला कि दो है, एक रिसीट एंड पेमेंट है। रिसीट को आप क्रेडिट बोल सकते हो और पेमेंट को आप डेबिट बोल सकते हो। तो ऑटोनॉमस डेबिट कौन से हो गए, जब आप पेमेंट कर रहे हो, और ऑटोनॉमस क्रेडिट कब हो गए, जब आप रिसीट आप ले रहे हो, पैसे आ रहे हैं आपके पास। तो ऑटोनॉमस क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ यूएस, ये आपका ऑटोनॉमस क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा यूएस के लिए। दैट इन्वॉल्व पेमेंट फ्रॉम यानी यूरोपियन यूनियन पेमेंट कर रहा है। वी आर assuming for simplicity that US and European Union are the only two economies in the world and that all transaction between them take place in euro। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ यूरो में ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या चाहे कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, सारा का सारा ट्रांजैक्शन यूरो में ही हो रहा है। और सिर्फ दो इकोनॉमी ही है, जो कि है यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। With demand and supply, equilibrium exchange rate is exchange rate is dollar for euro 1 ई पॉइंट। तो ये आपका ई पॉइंट हम देख लेते हैं। ये हमारा डिमांड है, ओरिजिनल डिमांड, ये ओरिजिनल सप्लाई। ई पॉइंट पे आपका एक्सचेंज रेट 1 है, और कितना यूरो जो है वो डिमांड हो रहा है या कितना सप्लाई हो रहा है, 200 यूनिट्स यूरो का डिमांड एंड सप्लाई हो रहा है। At which 200 million are demanded and supplied per day. Now suppose that for whatever reason, कुछ भी रीज़न हो सकता है, such an increase in US taste for हो सकता है कि US में जो है वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, यूरोपियन यूनियन के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज अचानक से उन चीज़ों की टेस्ट आ गई, मतलब हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो आप क्या करोगे, उन प्रोडक्ट्स को डिमांड करोगे। तो अब उन प्रोडक्ट्स को डिमांड करने के लिए आप पहले यूरो का डिमांड करोगे, क्योंकि आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर टेस्ट इंक्रीज हो गई, द यूएस ऑटोनॉमस डिमांड फॉर यूरो शिफ्ट्स अपवर्ड। तो इस वजह से ये सारे ऑटोनॉमस चीज़ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम या इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व अब ऊपर जाएगा, डिमांड कब इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका डिमांड फॉर यूरो इंक्रीज हुआ है, तो डिमांड कब शिफ्ट होगा। अब इक्विलिब्रियम अगर आप देखो 1.5 पे सेटल हो रहा है। If US wanted to maintain the exchange rate fixed at 1, US monetary authorities would have to satisfy the excess demand for euro of 250 million per day, okay, out of its official reserve holding। अच्छा, अब दो चीज़ें आती है, ठीक है, कि अगर समझो ये डिमांड इंक्रीज हुआ या ये डिमांड इंक्रीज हो गया, अगर अब यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब आप एक्सचेंज रेट चेंज नहीं कर सकते, वही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर है तो आप एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकते हो। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता तो यहाँ पे ये 1 पे ही रहता। अब इतना डिमांड है, यानी 450 यूरो का डिमांड हो रहा है, लेकिन यूरो सप्लाई कितने हो रहे हैं, सिर्फ 200 यूरो सप्लाई हो रहे हैं, तो एडिशनल कितना है, 250 यूरो की कमी हो रही है। इसका मतलब ये है कि 200 रुपये हमें मिले हैं, लेकिन हमने खर्चा 450 का किया है, 250 रुपये का हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 250 रुपये कम हो रहे हैं, राइट। तो अब ये कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमें एक्सचेंज रेट फिक्स रखना है, तो ये क्या करेगा, ये जो सेंट्रल बैंक है या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट है, उनके पास फॉरेन रिजर्व्स रहते हैं, फॉरेन रिजर्व्स रहते हैं, वो फॉरेन रिजर्व्स यूज़ करेगा। वहाँ पे फॉरेन रिजर्व्स में यूरो के नोट्स पड़े होंगे, वो यूज़ करेगा।
वो यूज़ करेगा तो फिर जितना भी 250 यूरोज़ वो यूज़ करेगा वहाँ से निकालेगा और फिर जितना भी डिमांड है उसे केटर कर देंगे। Alternatively, EMU monetary authority would have to purchase dollar, thus adding to their official dollar reserves. अब ये जो यूरो है वो उनके पास जाएंगे, किनके पास? जो यूरोपियन यूनियन है, तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट सेम है, उनको एडिशनल मिले तो उनके रिजर्व्स में एडिशन होगा। एंड सप्लाई यूरो टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू प्रिवेंट एन एप्रिसिएशन ऑफ यूरो, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। अब अगर वो फिक्स्ड नहीं करते, मतलब वो एक्सचेंज रेट से नहीं निकाल रहे हैं, 1 सेकेंड, अगर वो एक्सचेंज रेट से नहीं निकालते तो क्या होता? एक्सचेंज रेट यहाँ पे आ जाता, यानी वो बढ़ जाता, बढ़ना ही पड़ता क्योंकि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाता। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो इसको क्या कहते हैं? डॉलर का, डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन, या मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था अगर डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है तो फॉरेन करेंसी, जो इस केस में यूरो है, उसका अप्रिसिएशन हो जाता। अब ये क्या रहे हैं उस स्टेटमेंट से कि फॉरेन रिजर्व से, मैंने क्या कहा, ये इतना जो अमाउंट है 250 यूरो का जो डिफरेंस आ रहा है वो फॉरेन रिजर्व से वो क्या करेंगे? डॉलर निकालेंगे। वो फॉरेन रिजर्व में यूरो होगा, या जो अगर समझो डॉलर है, यूरो अभी अवेलेबल नहीं है, तो फॉरेन रिजर्व से डॉलर निकालेंगे, डोमेस्टिक करेंसी यूएस की कंट्री डॉलर निकालेंगे, यूरोपियन यूनियन को देंगे। यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? उनके यहाँ पे डॉलर का क्या हो जाएगा? रिजर्व्स बढ़ जाएगा और वो बदले में यूरो देंगे, और ये वो यूएस वाले बंदे यूरो यूज़ करके ये जो डिफरेंस है उसको केटर करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये सब? ताकि वो डेप्रिसिएशन, डॉलर का डेप्रिसिएशन, या तो फिर हम कह सकते हैं यूरो का अप्रिसिएशन ना हो सके, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। In either case, US official statement balance would show a deficit of euro 250 million, dollar 250 million at official exchange rate 1 per day, यानी एक दिन में उनको तो अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट बैलेंस में, अब ये बीओपी का एक पार्ट होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट बैलेंस, यानी बैलेंस करने के लिए आपने रिजर्व्स यूज़ किया तो ऑफिशियल स्टेटमेंट बैलेंस में दिखाएगा कि 250 का डेफिसिट हो गया पर डे। अगर एक्सचेंज रेट 1 है, ऑब्वियसली हमारा एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम पे 1 था, तो 250 मिलियन यूरो इज़ इक्विवेलेंट टू 250 मिलियन डॉलर, और यूरो 91.25 बिलियन, मतलब ये मिलियन में था तो इन्होंने बिलियन में कैलकुलेट किया, तो 91.25 बिलियन डॉलर पर ईयर, तो उन्होंने ये पर डे के हिसाब से था, तो उन्होंने इसको देन ईयरली कैलकुलेट किया, तो ईयरली 91.25 बिलियन आया, तो पर ईयर 91.25 बिलियन डेफिसिट होगा। इफ़ हाउएवर यूएस ऑपरेटेड अंडर फ्रीली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी फिक्स आपको नहीं रखना है एक्सचेंज रेट, डिमांड अगर चेंज होता है या सप्लाई चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस चेंज हो जाएगा। द एक्सचेंज रेट वुड राइज, दैट इज डॉलर वुड डेप्रिशिएट, आर इज इक्वल्स टू 1 से 1.5 हो जाएगा, एट विच क्वांटिटी ऑफ यूरो डिमांडेड 300 एग्जैक्टली इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखो, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्रीली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता तो क्या हो जाता? डिमांड जैसे ही शिफ्ट हुआ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस राइज होगा, यानी एक्सचेंज रेट राइज होगा, एक्सचेंज रेट राइज होके 1.50 पे आएगा। अब इधर 300 जो है मिलियन डॉलर्स पर डे एक्सचेंज हो रहे हैं, डिमांड या सप्लाई हो रहे हैं, सॉरी यूरो पर डे एक्सचेंज हो रहे हैं। In this case, US would not lose any of its official euro reserves. अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में ऑफिशियल आप यूरोज जो रिजर्व्स हैं आप वो यूज़ नहीं कर रहे हो। Indeed, international reserves would be entirely unnecessary under such.
तो इस केस में अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का केस है तो इसमें रिजर्व्स की जो बात आप करते हो कि रिजर्व्स यूज़ कर ले, वो अब इधर नेसेसरी नहीं होता. The tendency for an excess demand for euro on autonomous transaction would be completely eliminated by sufficient depreciation of dollar with respect to euro. अब इसमें क्या हो रहा है देखो, सिंपल टर्म है. आप बोलोगे कैसे देन कम हो जाएगा. देखो, जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया, डिमांड बढ़ा, एक्सचेंज रेट बढ़ गया. अब मुझे $1, पहले $1 में मुझे €1 मिल रहा था. अब मुझे $1.5 देने पड़ रहे हैं €1 के लिए. ठीक है, तो जब ये चीज़ होती है ना, अब आप ऐसे समझो कि ये €1 ना हो के आपको एक चॉकलेट मिल रहा है. तो पहले आपको $1 दे के एक चॉकलेट मिल रहा था. अब आपको $1.5 देने पड़ रहे हैं वो सेम एक चॉकलेट के लिए. क्या आप इंपोर्ट करना चाहोगे? आप पहले $1 में एक चॉकलेट इंपोर्ट कर रहे थे, अब आप $1.5 में 1 चॉकलेट इंपोर्ट कर रहे हो, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे. तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे. इंपोर्ट्स कम होना यानी यूरो का डिमांड कम होना. यूरो का डिमांड कम होना. तो जब भी डेप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का, हमेशा याद रखना, जब भी डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है तब इंपोर्ट्स जो है वो कम हो जाते हैं. अब एक और चीज़ है कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे. अब एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे? आप बोलोगे एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ जाएंगे? एक्सपोर्ट्स यानी दूसरे कंट्री हमारे यहाँ से डिमांड कर रहे हैं. अब इसी का उल्टा ले लो. आप यूरो में हो, मतलब आप यूरोपियन यूनियन में हो, आपको €1 से सिर्फ एक चॉकलेट मिल रहा था. अब आपको €1 से 1.5 चॉकलेट मिल रहा है. तो आपके लिए तो अच्छा है. पहले कम मिल रहा था, अब €1 में ज़्यादा मिल रहा है, तो आपके लिए अच्छा है, राइट. तो आप क्या करोगे? आप यानी आप यूरोपियन यूनियन में हो, सो यूरोपियन यूनियन वाले डिमांड करेंगे यानी इंपोर्ट करना चाहेंगे. इंपोर्ट जब यूरोपियन यूनियन वाले करना चाहेंगे तो यूएस में क्या होगा? यूएस में डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. तो जब भी डेप्रिसिएशन होता है वो एनकरेज करता है एक्सपोर्ट को एंड डिस्करेज करता है इंपोर्ट्स को. तो इसी वजह से आपका डिमांड फॉर यूरो कम हो जाएगा और यूरो का सप्लाई बढ़ जाएगा. तो इस वजह से ही जो एलिमिनेट, ये यहाँ पे सेंटेंस है, कंप्लीटली एलिमिनेट द सफिशिएंट डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर विथ रिस्पेक्ट टू यूरो, इस तरीके से वो एलिमिनेट करेगा. हाउएवर, अब ये था फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्रीली फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जब होगा तब. अब एक आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. मैनेज्ड फ्लोटिंग यानी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है. फ्रीली फ्लोट होने देता है बट कभी कभी कंट्रोल करता है. However, under a managed floating exchange rate system of the type in operation since 1973, US monetary authorities can intervene in foreign exchange market to moderate the depreciation or appreciation of dollar. अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समझो फॉर एग्जांपल कि इतना डेप्रिसिएशन हो गया कि बहुत सारा इंपोर्ट कम हो गया और एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको उसे कंट्रोल करना है. आपको चाहिए इतना ज़्यादा जो इंपोर्ट्स है वो कम ना हो, तो आप मैनेज फ्लोटिंग करोगे, आप कंट्रोल करना चाहोगे. तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि आपको अगर ज़्यादा अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन नहीं चाहिए, आपको थोड़ा मॉडरेट करना है, उसको कम करना है उसके असर को, तो आप मैनेज फ्लोटिंग करोगे, आप इंटरवीन करोगे. In the preceding example, the US might limit the depreciation of dollar to R1.25. अब ये कर सकता है कि ये क्या कर सकता है कि जो US है वो 1.25 पे अपना डेप्रिसिएशन होता जाएगा. ऑब्वियसली वो डेप्रिसिएशन होके 1.5 पे आएगा, लेकिन वो लिमिट कर दे, डेप्रिसिएशन को 1.25 पे रखे और बाकी जो ये
आप बोलोगे इतना तो अब भी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो इतना बाकी वो फॉरेन रिजर्व से यूज़ करेगा। तो इस तरीके से वो डेप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं करना चाहता, अगर किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो ऐसे कंट्रोल कर देगा, लिमिट कर देगा। आर exchange rate is equals to 1.25 instead of letting the dollar depreciate all the way to 1.50 under free floating, ये floating है या fluctuating भी कह सकते हैं, flexible भी कह सकते हैं। US could do this by supplying to foreign exchange market the excess demand for euros। तो वो क्या करेगा, वो एक्सेस डिमांड जो हो रहा है, मैंने जो डिफरेंस बताया था, वो इतना डिमांड WNZ जितना वो एक्सेस डिमांड हो रहा है उस डिमांड को केटर करेगा थ्रू सप्लाइंग द यूरो आउट ऑफ इट्स रिजर्व्स। अंडर सच अ सिस्टम part of potential deficit in US POP is covered by loss of official reserves and part is reflected in the form of depreciation। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, आपका जितना भी डिफरेंस आया, डिमांड जब बढ़ा तो आधा पार्ट उसका, थोड़ा बहुत पार्ट डेप्रिसिएशन से कवर हो गया, थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो रिजर्व्स यूज़ करके कवर कर लिया गया। Thus, we cannot now measure the deficit in US POP by simply measuring the loss of US international reserves or by amount of net credit balance in official reserve account of US। अब पहले क्या होगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर अगर आपको पता चला कि हाँ 250 यूरोस की कमी हो रही है, तो ऑफिशियल रिजर्व से आपने 250 यूरोस खर्च किए, तो आपको पता चला कि डेफिसिट 250 यूरोस का है। बट यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि कितने अमाउंट का डेफिसिट हुआ है, बिकॉज आपके रिजर्व से आपने आधा पार्ट कवर किया, बाकी आधा पार्ट डेप्रिसिएशन से कवर हुआ है। तो यू कैन नॉट मेजर इट। Under a managed float, the loss of official reserves only indicate the degree of official intervention in foreign exchange market to influence the level and movement of exchange rate and not the BOP deficit। Managed floating में जब आप रिजर्व्स की बात करते हो, तो रिजर्व्स एक बताता है कि कितना डिग्री है, आप कितने कंट्रोल करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप रिजर्व्स यूज़ कर रहे हो। समझो कि अगर जो US है वो चाहता है कि वो इतना ही डेप्रिसिएशन होने दे, तो ये आपको बताता है इतना रिजर्व्स यूज़ होगा। अगर वो चाहता है इतना डेप्रिसिएशन होने दे, तो इतना रिजर्व यूज़ करा। तो रिजर्व्स यहाँ पे क्या बता रहा है मैनेज फ्लोटिंग में, कि कितना डिग्री से आप कंट्रोल करना चाहते हो, कितना डिग्री से आप लिमिट करना चाहते हो, कितना आप उस बेसिस पे आप यूज़ करोगे रिजर्व्स को, ना कि ये बता रहा है कि कितना डेफिसिट हुआ है एक्चुअल में। Thus we cannot now, okay, this is done. For this reason, since 1976, US has suspended the calculation of BOP deficit or surplus. So this is the reason उन्होंने अपना BOP deficit या surplus कितना हुआ है वो बता नहीं पा रहे हैं। Statement of international transaction does not even show the net balance of official reserve account। तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस भी देखें, स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन BOP का स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस देखें, नेट बैलेंस देखें, वो भी एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता पाएगा कि कितना डेफिसिट हुआ है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रल एंड नॉट टू फोकस अनड्यू अटेंशन ऑन सच अ बैलेंस इन व्यू ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। ओके, द कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड BOP आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, हाउएवर फॉर सेवरल रीजन। क्या लिंक है, ये जो रिलेशनशिप मैंने अभी समझाई, वो रिलेशनशिप बहुत सारे रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, एज पॉइंटेड आउट, फ्लो ऑफ ट्रेड प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड द नेशनल इनकम। एक आपको बताता है कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है और कितना नेशनल इनकम में चेंज आ रहा है। ये लिंक चैप्टर 17 में भी बताया गया है, तो वो हम वहाँ पे कवर कर सकते हैं। Second, many developing countries still operate under flexible exchange rate system and peg their currency to major currencies such as US dollar and euro or to SDRs। तो अभी भी काफ़ी करेंसीज हैं जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ना कि मैनेज्ड फ्लोटिंग है। वो फ्लेक्सिबल या फुल्ली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है।
Third, the International Monetary Fund require all member nations to report their BOP statement annually to it. तो इस तरीके से ये रिज़र्व्स और ये एक्सचेंज रेट समझ के कितना रिज़र्व्स यूज़ हुआ है कितना नहीं हुआ है वो हेल्प करता है आपका BOP के जो स्टेटमेंट है उसमें. Finally, and perhaps more important, while not measuring the deficit or surplus in BOP, the balance of official reserve account gives an indication of degree of intervention. हाँ, एक और चीज़ है कि हमने देखा कितना इंटरवेंशन करना चाहता है, जिस बेसिस में वो उतना लिमिट करना चाहता है डेप्रिसिएशन को, तो ये उस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से पता चलेगा कि हाँ इस बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि वो 30% इंटरवीन करके लिमिट करना चाहता है या 40%, या डिग्री पता चलेगा कि कितना इंटरवेंशन वो कर रहा है, कितने तक वो एक्सचेंज रेट को लिमिट करना चाहते हैं गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक. सो दिस इज़ द पार्ट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड BOP. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पॉट, फॉरवर्ड, करेंसी स्वैप्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कवर करेंगे. टिल देन यस, you have to like the video if you have understood the concept and comment करके ज़रूर बताइएगा. And if you are new, so please subscribe to the channel. Till then, thank you.